जय हिंद दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं रंजित केसरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में हम ग्रुप ए के बच्चों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपको सॉल्व कराने वाले हैं। आपको बता दें कि अगर आप ग्रुप ए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन सभी क्वेश्चन में से आपके 5 से 6 क्वेश्चन एग्ज़ाम में सेम टू सेम छपने वाले हैं। सेम टू सेम कहने का मतलब हो सकता है कि क्वेश्चन के डाटा चेंज हो जाए, लेकिन आपको सेम फार्मूले पर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ये क्लास अगर ले लेते हैं तो आपके 15 से 20 मार्क्स बिल्कुल कंफर्म हो जाते हैं, श्योर हो जाते हैं। तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा अगर आप ग्रुप ए के स्टूडेंट हैं तो। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अ लिक्विड हैविंग 0.5 वोल्ट ऑफ हीट एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड इज मिक्स्ड विथ another liquid having 0.3 volt of heat at 20 degree centigrade. After mixing, the temperature of the mixture become 40 degree. The ratio of the measures of both the liquid is 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.5 ऊष्मा वाले एक द्रव को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.3 विशिष्ट ऊष्मा वाले अन्य द्रव में मिलाया जाता है। मिश्रित करने के पश्चात मिश्रण का ताप 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। दोनों द्रवों के द्रव्यमानों में अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों आपको इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, आपको हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको सेम इस टाइप का क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले इसके लिए आपको एक फार्मूला याद करना होता है। आपको स्क्रीन पर एक फार्मूला दिख रहा होगा, आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको मात्र अगर ये फार्मूला याद होगा तो आपके 4 जो अंक हैं वो फिक्स हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो m1 जो है इसका मान हमको नहीं दिया हुआ है, पर s1 जो है इसका जो विशिष्ट ऊष्मा है वो 0.5 दिया हुआ है। तो चलिए हम सीधे इसको प्रश्न पे ही इस फार्मूले पे ही रखते हुए सॉल्व करते हैं। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा m1 इंटू s1 का जो मान है हमारा वो 0.5 है। ठीक है, 0.5 है। 0.5 इंटू हमको T1 माइनस T2 करना है। तो T1 जो हमारा मान है T1 का वो 60 डिग्री है और T2 का जो मान है वो 40 डिग्री है। यहाँ पर हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन पे समय देंगे ताकि आपको समझ में आए। ये आपका T1 जो है 60 डिग्री है और यहाँ पे 40 डिग्री दूसरे का तापमान है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम T1 माइनस टी करना हमको है। तो जब हम 60 माइनस 40 करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा सीधे। तो हमने यहाँ पे सीधे इसको लिख दिया। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, इतना में आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद आपको इक्वल का सिंबल लगाना है और उस तरफ आपको m2 का मान तो आपको दिया नहीं है, तो m2 इंटू आपका जो s2 का मान है वो आपका दिया हुआ है कितना, 0.3। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.3। ठीक है, इसके बाद कोष्टक में आपको करना क्या है, t माइनस T2। तो t का मान आपका कितना है 40 और वहीं आपने T2 का जो मान निकाला है वो आपका 20 यहाँ पर आया हुआ है। तो आप यहाँ पे 40 माइनस जब 20 करेंगे तो आपका 20 ही आएगा। जब आप 40 माइनस 20 करेंगे ना तो आपका 20 ही आएगा सॉल्व करने पर। तो इतने में तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, इतना मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। हमने सॉल्व किया था, हमारा आया था m1 इंटू 0.5 और यहाँ पे हमने बाहर जब इसको 60 में से 20 को घटाया था, 60 में से 40 को घटाया था तो हमारा 20 आया था। और यहाँ पे इक्वल टू में हमारा m2 इंटू 0.3 इंटू 20 तो हमारा आया हुआ था। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया। दोस्तों एक चीज़ अगर देखेंगे तो आपका दोनों जो है वो इक्वल में है, इसलिए आपका सामने सामने जो भी मिलेगा उसको आप काट सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे 20 को 20 से यहाँ पर ऑलरेडी काट देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम m1 बाई m2 निकालेंगे। m1 बाई m2 करेंगे तो m1 बाई m2 इक्वल टू आपका यहाँ पर 0.3 जो है उधर चला जाएगा और नीचे आपका 0.5 आ जाएगा। और जब आप ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 3/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। यानी m1 बाई m2 का जो अनुपात आएगा वो 3 और 5 के रेशियो में आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा है ये हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों देखा आपने कितना आसान प्रश्न था। अगर आप इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 4 अंक जो हैं वो बिना कुछ किए ही मिल जाते हैं। तो मैंने आपको जो फार्मूला बनाया था
वो फार्मूला बस आपको याद करना है और आपके मान जो है वो तो प्रश्न में दिया हुआ है 60 डिग्री और यहाँ पे 40 डिग्री दोनों घटाने पर आपका 20 आता है जो कि आपके T2 का मान हो जाता है और आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे मान दिया हुआ है और इसके साथ साथ आपका जो विशिष्ट ऊष्मा है वो 0.5 यानी S1 का मान और 0.3 S2 का मान दिया है। तो आई थिंक आपको ये प्रश्न काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस क्वांटिटीज इज नॉट अ वेक्टर। निम्नलिखित राशियों में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो अदिश और सदिश राशियों के बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। दोस्तों अगर आप त्वरण की बात करें यानी एक्लिएशन की बात करें तो इसमें दिशा और परिमाण दोनों की ही आवश्यकता होती है। वहीं रेखीय संवेग और विद्युत क्षेत्र इनके लिए भी परिमाण और दिशा दोनों की ही आवश्यकता होती है। परंतु अगर आप गतिज ऊर्जा की बात करें तो इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की ही आवश्यकता होती है। किसकी? केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए हमारा जो गतिज ऊर्जा है ना ये सदिश राशि नहीं है, ये एक वेक्टर राशि नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो हमारा होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो आपको काफ़ी भारी भरकम दिख रहा होगा, पर हम आपको इतने अच्छे तरीके से इसको बताएंगे कि आप इसे चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन है अ पर्सन 1/4 एड्स द टू सॉर्ट ऑफ द ओ एच रजिस्टेंस टू द ऑर्डर इन ऑर्डर बट एड्स अ सेल टर्मिनल रिवर्स if the external resistance is 1 ohm and the electric carrier force of each cell is 1.5 volts then the following flow is। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति जो है वो 1/4 ओम प्रतिरोध के 4 सेल श्रेणी क्रम में जोड़ता है। श्रेणी क्रम यानी सीरीज क्रम में जोड़ता है। ठीक है, तो आपको केवल प्रश्न को पढ़ते जाना है और प्रश्न के पढ़ने के अकॉर्डिंग ही इसका आंसर देना है। आप 100% इसका आंसर कर लेंगे। ठीक है, इसके आगे बोलता है कि लेकिन एक सेल के टर्मिनल उल्टे जोड़ देता है। गलती से एक सेल का टर्मिनल जो है वो उल्टा जोड़ देता है। यदि बाह्य प्रतिरोध 1 ओम है तथा प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट हो तो प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी। दोस्तों अगर परिपथ की बात करें तो परिपथ में टोटल आपके 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के 4 आपके प्रतिरोध जोड़े गए हैं जो कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो आपका एक जो सेल है उसका जो प्रतिरोध है वो कितना है 1.5। अगर आप 4 का निकालना चाहें तो वो क्या होगा, तो आप निकालेंगे क्या निकालेंगे E इक्वल टू 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 और यहाँ पे हम करेंगे माइनस 1.5। अब आप पूछेंगे सर माइनस क्यों किया आपने, 1.5 आपने माइनस क्यों किया। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि लेकिन एक सेल टर्मिनल उल्टे जोड़ देता है। क्या जोड़ देता है? उल्टे जोड़ देता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 1.5 जो है वो माइनस किया है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1.5 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका ई का जो एक्चुअली मान आएगा वो आएगा क्या आएगा 3 वोल्ट। तो आपने ई जो है इसका मान 3 वोल्ट निकाल लिया जो कि आपके पूरे परिपथ का 4 जो प्रतिरोध हैं उनका टोटल जो मान आएगा वो आएगा। ठीक है, तो ई इक्वल टू यहाँ पे हम 3 को लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 3 को लिख लेते हैं। इसके बाद प्रश्न ने बोला है कि एक व्यक्ति जो है वो 1.4 ओम प्रतिरोध के 1/4 का जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 0.25 आएगा और ये भी आपका 4 बार जुड़ा हुआ है। तो इसको भी हम जोड़ेंगे तो 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25। दोस्तों 4 तो प्रतिरोध आपका हो गया, पर लास्ट में बोलता है कि एक बाह्य प्रतिरोध जो है वो 1 ओम का है। इसीलिए हम बाह्य प्रतिरोध को भी इसमें ऐड करेंगे +1। ठीक है, प्रश्न को कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, पहले हमने ई का मान निकाल लिया चारों प्रतिरोध का और उसी प्रकार हमने अब प्रतिरोध का मान निकाल रहे हैं इन चारों का और एक जो बाह्य प्रतिरोध है उसका। तो इन पूरा को जितना जितना दिया हुआ है सबको ऐड कर दीजिए। जब पूरा इसको पूरे को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल 2 आएगा ना कि नहीं आएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल आएगा, हमको बिल्कुल समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर हमने ई का जो मान निकाला है वो हमका 3 आया था और आर का जो मान हमने निकाला अभी अभी वो 2 आ गया। आपको एक फार्मूला तो याद ही होगा I=E/R। ये फार्मूला तो आपको याद ही होगा, अच्छे से याद होगा। अगर नहीं भी याद है तो ओम का रूल तो याद ही होगा ना, ओम का जो रूल है वो तो याद ही होगा V=I/R, अच्छे से याद होगा। और ये याद नहीं है तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता, मैं बार बार कहता हूँ।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका भी जो है वो भी इसका मात्रक वोल्ट ही है और ई जो है ये भी आपका वोल्ट ही है। तो आपको भी का मान दिया हुआ है, आर यानी रेजिस्टेंस का मान दिया हुआ है, आपको आई का मान ज्ञात करना है। जैसा कि प्रश्न में पूछा हुआ है प्रवाहित होने वाली धारा है, तो जब आप आई का मान निकालेंगे तो आपका आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी बाई आर। और आपका भी का जो वैल्यू है आपने ज्ञात कर लिया है, कहेंगे सर 3 आया हुआ है, तो भी का मान 3 आया हुआ है और आर का मान जो है वो 2 आया है। तो आप कहेंगे सर इसको डिवाइड कर लीजिए, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका 3/2 करेंगे तो 1.5 आएगा और आपने मान निकाला है आई यानी धारा का, तो 1.5 एम्पियर होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो आई थिंक आपको ये प्रश्न काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को अभी अभी लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स ईच सेंटीमीटर लेंथ इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट इफ द लास्ट काउंट ऑफ वर्नियर्स इज टू बी 0.01 सेंटीमीटर देन द डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल शुड बी। वर्नियर कैलिपर्स के मुख्य पैमाने पर प्रत्येक सेंटीमीटर लंबाई जो है उसको 10 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, आपका ये एक वर्नियर कैलिपर्स है, एक आपका वर्नियर कैलिपर्स है, इसको भैया 10 भागों में डिवाइड कर दिया है। क्या किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, बढ़ा लीजिए थोड़ा, 10 हो गया। तो यही है, इसको समझना क्या है, 10 भागों में डिवाइड कर लिया है। इसके बाद कहता है कि यदि वर्नियर का अल्पतमांक जो है 0.01 सेंटीमीटर रखना हो तो वर्नियर पैमाने पर भाग होना चाहिए, कितने भाग होना चाहिए। तो मैंने आपको कई बार बता रखा है कि जब भी आपको वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक ज्ञात करना होगा, तो जब भी इसका अल्पतमांक ज्ञात करना होगा तो मान लीजिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे अल्पतमांक वर्नियर कैलिपर्स का, आप पूरा लिख लीजिएगा। अल्पतमांक इक्वल टू होता है मुख्य पैमाने के एक भाग का मान बाई वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या। तो यहाँ पर मुख्य पैमाने के एक भाग का जो मान है वो आपका है 0.1। 0.1 कैसे आया दोस्तों, यहाँ पर आपके 10 भागों का जो मान है उसमें से अल्पतमांक जो है वो दिया हुआ है 0.1 एक का। तो आप जब 10 में 0.01 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0.1 आ जाएगा, तो वो होगा आपके एक भाग का मान। इसके बाई आप करेंगे n, क्योंकि आपको जो भाग का मान, पैमाने का भाग का मान पूछा है वो तो आपको पूछा ही हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो टोटल भाग को विभक्त किया गया है वो आपको पता है, क्या पता है, 10। अल्पतमांक जो है ना वो 10 है, तो इक्वल टू रख दीजिए 10। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपका 0.1 बाई एन इक्वल टू 10, और जब आप n का मान यहाँ से ज्ञात करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। तो चलिए आपको यहाँ पे हम मान भी रख करके दिखाई देते हैं, कैसे रखाएंगे। देखिए यहाँ पर अल्पतमांक जो है आपको यहाँ पे पता ही है कि 0.01 है, तो यहाँ पर 0.01 जब आप रखेंगे तो इक्वल टू आपका 0.1 बाई एन हो जाएगा। ठीक है, इतना तो हो ही जाएगा। और जब आप एन का मान निकालेंगे, यहाँ पर 1 मान लीजिए, और जब आप एन का मान निकालेंगे, यहाँ पर हम ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, एन इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.1 बाई 0.01। हम इसको डिलीट कर देते हैं और साफ साफ लिखते हैं। ठीक है, एन इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.1 बाई 0.01, और जब इसे आप ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जब इसे डिवाइड करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा आंसर। तो यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को एक बार और देख लें तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला है द टेम्परेचर ऑफ टू विच अ वायर गेट्स हीटेड इन अ सेफ्टी फ्यूज डज नॉट डिपेंड ऑन। सुरक्षा फ्यूज में वह तापमान जिस तक एक तार गर्म हो जाती है निर्भर नहीं करता है। सुरक्षा फ्यूज में वह तापमान जिस पर एक तार गर्म हो जाता है वो निर्भर नहीं करता है, वो फ्यूज की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, यानी ऑन द लेंथ ऑफ द फ्यूज वायर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है द ड्रायर इज इन द क्वेरी। यहाँ पे शुष्क सेल में विद्युत क्या है। यहाँ पे आपका टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आपका ये ऑप्शन जो है ये आपका केवल M1O2 ही होगा। ये आपका 2 बार मिसप्रिंट से यहाँ पर भी आ गया था। ठीक है, तो इसको आप इसको सही कर लीजिएगा। देखिए शुष्क सेल में विध्रुवक है, तो शुष्क सेल जो है इसको इसमें विध्रुवक का कार्य करता है आपका MnO2। MnO2 यानी कि मैग्नीज ऑक्साइड। यहाँ पर आप Mn2O2 जो है ना ऑप्शन नंबर 2, तो हमारा यही होगा करेक्ट आंसर। शुष्क सेल में विध्रुवक के रूप में यही कार्य करता है। तो ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ
जिससे कि आप इस प्रश्न को केवल पढ़ करके इसका आंसर दे पाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिए, इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से देखिए। क्वेश्चन क्या है कि अ 40 सेंटीमीटर वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 0.8 वेबर per meter square. The wire is parallel to the field. The force that will act on the wire when a current of 4 ampere is passed through the wire is। हिंदी में पढ़ते हैं। आपका 57वां क्वेश्चन है कि 40 सेंटीमीटर तार 0.8 वेबर पर मीटर स्क्वायर की तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है और तार के क्षेत्र के समांतर है। आपका जो क्वेश्चन में मेन टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो यही है। तार में 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर तार पर जो बल कार्य करेगा वह बल क्या है। ठीक है। द वायर इज पैरेलल टू द फील्ड। आपका जो ये वाला जो लाइन है ना, यही आपके प्रश्न का आंसर देता है। कैसे देता है देखिए, जब भी आपको प्रश्न में आपको इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिखे, ठीक है, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है, तो आपको प्रश्न में जब भी दिखे कि तार यानी वायर पैरेलल टू द फील्ड यानी क्षेत्र के समांतर हो, तो आपको आंख मूंद करके जीरो इसका करेक्ट आंसर मार देना है। आंख मूंद करके इसका करेक्ट आंसर जीरो मान देना है। वहीं आप पूछेंगे सर जीरो के अलावा अगर और भी यहाँ पे अगर समांतर के अलावा कुछ और देता, तो समांतर के अलावा आपका एक ही चीज़ दे सकता है और वो दे सकता है, क्या दे सकता है, लंबवत। क्या दे सकता है, लंबवत। तो जब भी आपको तार क्षेत्र के लंबवत प्रश्न में दिया हो तो वहाँ पर आपका जो मान आएगा वो आ जाएगा 1। ठीक है, वहाँ पे आपका जो मान आ जाएगा वो आएगा 1। दोस्तों ये जो 1 आएगा या फिर वो जो 0 आएगा वो मान किसका होगा, तो वो होगा आपके थीटा का मान, यानी आपके कोण का, आपके एंगल का मान। आपने एक फार्मूला तो जानते होंगे, एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। मैंने आपको बहुत बार बताया है। तो एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, इसी के द्वारा हम यहाँ पे फोर्स को याद करते हैं, यानी बल को याद करते हैं, तार पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र में। तो आपका बी आई एल जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी है, आई जो है आपकी धारा है, एल जो है आपका तार की लंबाई है। साइन थीटा का मान हम डिपेंड करते हैं तार की प्रकृति पर कि तार जो है आपका लंबवत है या फिर समांतर है। समांतर के कंडीशन में हम थीटा का मान 0 रखेंगे, तो साइन थीटा का 0 मान रखेंगे, तो साइन थीटा का 0 मान होता है क्या, 0 डिग्री का। इसलिए हमारा आंसर जो है वो 0 आ जाता था। पर जब हम साइन थीटा का मान लंबवत की कंडीशन में, यहाँ पर आपका समांतर है, लंबवत की कंडीशन में जब आप थीटा का मान 1 रखेंगे, तो 1 जो होता है वो साइन थीटा में 90 डिग्री का मान होता है। तो इसलिए साइन थीटा 90 डिग्री के मान होता है, इसलिए हमारा यहाँ पे 1 ही हो जाएगा। इसलिए जब आप बी आई एल का मान यहाँ पे रखेंगे ना, तो वो आपका 0 नहीं होगा। पर जब आप थीटा का मान 0 रख रहे थे यहाँ पर, तो आपका टोटल का टोटल जो मल्टीप्लाई करने पर मान 0 हो जा रहा था, इसलिए समांतर की कंडीशन में आपका 0 हो जाता है। वही लंबवत के कंडीशन में आपका जो मान होगा वो आपको सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आई थिंक आपको ये सभी डाउट्स क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आपका समांतर है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 4th, यानी कि इनमें से कोई नहीं। वहीं अगर आपको ऑप्शन में 0 दे दिया होता कहीं भी, तो आप 0 को ही करेक्ट आंसर मानते। The ratio of energies transmitted by two waves in the same medium 4 संबंधी 9 यानी 4:9, the amplitude of these waves will be in the ratio। 58वां हमारा प्रश्न है, एक ही माध्यम में दो तरंगों द्वारा संचरित ऊर्जाओं का अनुपात 4 संबंधी 9 के अनुपात में है, इन तरंगों के आयाम में अनुपात क्या होगा। दोस्तों इस टाइप का प्रश्न मैंने आपको आगे भी करा रखा है, बहुत सारे प्रश्न, ठीक है। तो आपको एक फार्मूला याद ही होगा, अगर आपने हमारी क्लास देखी होगी रेगुलर, तो हमने बताया था I1/I2 इक्वल टू A1² / A2²। मैंने आपको ये फार्मूला बताया था। आपको प्रश्न में दिया हुआ है संचयित ऊर्जाओं का अनुपात, किनके, तरंगों की संचयित ऊर्जाओं का अनुपात, यानी I1 और I2 का मान आपको दिया गया है। तो यहाँ पर अब I1 और I2 का मान रखेंगे, तो यहाँ पर आगे आपके सॉल्व करेंगे, तो I1 का जो मान है वो 4 है, वहीं I2 का जो मान है वो 9 है। इक्वल टू में आपका A1² / A2² हो जाएगा। ठीक है, इतना में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे A1² है और A2² है, तो जब आप A1/A2 को दोनों को अगर हम बराबर लिखना चाहें, तो आपका सामने जो है वो 4/9 ही है। तो जब आप A1 और A2 के स्क्वायर को इधर भेजना चाहें, तो इधर आपका रूट लग जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। जब ये रूट लग जाएगा, तो जब इसे रूट से बाहर निकालेंगे, तो आपका जो
A1/A2 का अनुपात आएगा, जो रेशियो का अनुपात आएगा वो आपका 4 का वर्ग हो जाएगा 2, और वहीं आपका 9 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो उसका हो जाएगा आपका 3। तो 2:3 हमारा करेक्ट आंसर आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, द फॉर्म इन विच साउंड ट्रेवल्स इन एयर इज। ध्वनि वायु के जिस स्वरूप में चलती है वह कौन सी है। ध्वनि वायु के जिस स्वरूप में चलती है वह कौन सी है, यही आपको बताना है। तो आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और तीसरा दिया हुआ है अपरूपण तरंगे यानी शियर वेव्स, और चौथा दिया हुआ है विद्युत चुम्बकीय तरंगे यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अनुदैर्ध्य तरंगे, यानी ध्वनि वायु के जिस स्वरूप में चलती है ना वो चलती है अनुदैर्ध्य तरंगे में। अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती हैं कुछ इस प्रकार चलती हैं, ठीक है, जैसे कि स्प्रिंग है कोई और उसको आप खींच कर छोड़ देते हैं तो अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न होती हैं। वही अनुप्रस्थ तरंगे का सबसे बड़ा उदाहरण है प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश को ले लीजिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आ रही हो, अगर आपको प्रश्न थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों अगला जो प्रश्न है इसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। टू सॉलिड स्पेयर्स हैव इक्वल वेट वाइल द डेंसिटीज ऑफ डेंसिटी यानी घनत्व होता है ऑफ देयर सबस्टेंस आर इन द रेशियो 8:27, द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको प्रश्न में दो ठोसों गोलों के भार जो है वो बराबर है। आपको प्रश्न में पढ़ना है कि जब भी दोनों ठोसों के जो भार है ना वो बराबर हैं, बराबर भी कंडीशन में ये ट्रिक काम करेगा। और जबकि उनके पदार्थ के घनत्व में 8:27 का अनुपात है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा। तो आपको जब इसमें भार जो है समान ही है तो आपको सिंपली करना क्या है, R1³/R2³, ठीक है। चलिए हम आपको डिटेल में ही बता देते हैं। आपका जो फार्मूला होगा वो आपका होगा R1/R2 और दोनों का होल क्यूब होगा। यानी अगर आप अलग अलग लिखना चाहें तो R1³/R2³ इक्वल टू आपका होता है D2/D1। यानी जो R1 और R2 का अनुपात है ना वो जो होगा वो आपके घनत्व के अनुपात के विपरीत होगा, यानी यहाँ पे D2/D1 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आपको इस फर्स्ट प्रश्न पे आपको रख देना है इसका मान। तो जब आप मान रखेंगे आपको घनत्व का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8:27 का। पर दोस्तों यहाँ आप देखेंगे तो D2/D1 है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 27/8। तो यहाँ पर आपने 27/8 कर लिया। पर जब आप R1/R2 का होल क्यूब यहाँ पे है तो आप जब इसे इधर भेजेंगे तो आपका रूट लग जाएगा, और जो रूट होगा ना वो आपका इन द रूट 3 के कड़ी में होगा। तो जब आप R1 और R2 का अनुपात निकालेंगे, R1/R2 का जब अनुपात निकालेंगे तो रूट में आपका हो जाएगा 27/8, और जब इसे रूट से बाहर निकालेंगे, रूट से जब बाहर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 3/2, ठीक है, 3/2 आ जाएगा। तो सर आप कहेंगे कि सर R1 और R2 का अनुपात आ गया 3/2, तो अब दोस्तों आप कहेंगे कि सर करेक्ट आंसर 3/2 होगा। तो हम कहेंगे सर 3/2 करेक्ट आंसर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, अरे अगर आपने हमारी शुरू से क्लास देखी होगी तो आप जानते होंगे यहाँ पे प्रश्न में लास्ट में दिया हुआ है कि उनके पृष्ठ क्षेत्रफल में अनुपात पूछा हुआ है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि क्षेत्रफल जो है इसको हम m² से लिखते हैं या फिर a² से लिखते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल जो होता है वो आपका a² होता है, स्क्वायर के रूप में होता है। तो आपका जो अनुपात आया है वो 3:2 के अनुपात में आया है। तो इसको आप जब यहाँ पे R1 और R2 का मान आपका आया है ना, R1/R2 का, पर आपको निकालना है R1² का मान, क्योंकि आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पृष्ठ क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर R1² जब करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, यानी 9/4 अब हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो प्रश्न को पूरा अच्छे से पढ़ने के बाद ही करेक्ट आंसर मारिएगा, वरना प्रश्न आ भी रहा होगा ना तो फिर भी गलती कर देंगे। Two conductors of resistance 8 ohm and 12 ohm are connected in parallel. 4 such sets are added in series order. The resistance of the whole combination is। दोस्तों बहुत ही जानदार प्रश्न है और बहुत ही आसान भी है। क्या है कि 8 ओम तथा 12 ओम प्रतिरोध के दो चालकों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस प्रकार के 4 समुच्चयों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। पूरे संयोजन का प्रतिरोध क्या होगा। मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन करा भी रखा है, पर उसी टाइप का दूसरा प्रश्न है ये, और आपको एक ही सेम मेथड पे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे चलिए हम बताते हैं।
आपको दिया हुआ है कि 8 ओम तथा 12 ओम के दो प्रतिरोध है जिनको कि समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, प्रश्न में दिया है ना, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो 1/1 क्या होता है, 1/r होता है ना, बताया करिए आप लोग। 1/r इक्वल टू 1 समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो 1/8 प्लस 1/12 इनको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो आपका हो जाएगा एलसीएम। क्या होगा एलसीएम बताइए, आपका 24 एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 24 ही होगा ना, तो यहाँ पर आपका आएगा 3 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, यानी 3 2 आपका 5 आ जाएगा बाई 24 आ जाएगा। यानी कि जब आप 1/r इक्वल टू 5/24 आया है, यानी आर का मान जो आएगा वो 24/8 आ जाएगा। आर का मान 24/5 था यहाँ पे ना, 24/5 आ जाएगा। ठीक है, 24/5 आ जाएगा। यहाँ पे आपने आर का मान निकाल लिया। आगे बोलता है कि इस प्रकार जो प्राप्त होता है ना, प्रकार के 4 समुच्चयों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यानी जो 24/5 हमको प्राप्त हुआ है, इसको आप अब 4 बार जोड़िए श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। जो प्रश्न में दिया है वही हम करते जा रहे हैं। तो आपका 24/5 4 बार जोड़ना है, 24/5 प्लस 24/5 प्लस 24/5। तो आपको जोड़ना तो आता ही होगा, तो इसको आप जोड़ लीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और वो करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा 19.2 19.2 ओम आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको 100% हमें इतना उम्मीद है कि इतने तो गधे नहीं है हमारे छात्र, इसका आंसर जो है वो निकाल ही लेंगे। तो 100% आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु अवतल दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है वो 32 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति क्या होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और लेंस और दर्पण से क्वेश्चन आते ही हैं, चाहे कुछ भी कर लीजिए आप। तो यहाँ पर देखेंगे तो अवतल दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूरी है, तो इसीलिए मतलब यू का जो मान है प्रारंभिक दूरी वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वहीं आपका आर यहाँ पे टी रख लेते हैं हम, वक्रता त्रिज्या जो है इसको टी से मान लेते हैं, तो वो दिया हुआ है 32 यानी 32। आपको फार्मूला पता ही होगा, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पर हम एक बार लिख भी देते हैं, 1/v इक्वल टू इक्वल टू नहीं, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। या फिर आप इस प्रकार लिखें, चाहे आप 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u लिखें, कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पे लिखे हैं 1/v, तो 1/v का मान हमको पता ही नहीं है, प्लस 1/u का मान हमको पता है, और लेंस जो हमारा दर्पण है वो अवतल दर्पण है। तो आप कहेंगे सर अवतल दर्पण में तो प्रतिबिंब का जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव कैसा होता है? वो सदैव होता है आपका माइनस में, यानी निगेटिव में। तो चलिए निगेटिव में ही लिख लेते हैं। यहाँ पर आपका 1/v और यहाँ पे आपका प्लस जो है वो माइनस में बदल जाएगा। 1/v माइनस 1/u का मान कितना है हमारा है 6, तो 1/6 लिख लीजिए, वो भी माइनस में। इक्वल टू आपका फोकस जो है, वक्रता त्रिज्या जो है वो 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो 32 सेंटीमीटर दिया है त्रिज्या, और आपको वक्रता त्रिज्या कैसे ज्ञात करना है, फोकस दूरी कैसे ज्ञात करना है, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया है कि r इक्वल टू f/2, ये मैंने आपको बता रखा है, और f इक्वल टू r/2 ये भी मैंने आपको बता रखा है। तो आपको अवतल दर्पण है, इसलिए जो वक्रता त्रिज्या आ जाएगी वो 32 सेंटीमीटर यहाँ पे है, तो 32 का आधा आपका हो जाएगा 16, और 16 जो आएगा वो भी आपका माइनस में आएगा। 1/16 जो कि माइनस में आएगा, क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में है, और अवतल दर्पण में हमेशा जो u का मान होगा यानी प्रारंभिक दूरी और इसके साथ साथ फोकस दूरी का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। प्रतिबिंब की दूरी को ऋणात्मक मत कर दीजिएगा, नहीं आपका आंसर ही गलत आ जाएगा। दोस्तों इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, इसको सॉल्व करिए। 1/v माइनस 1/6 इक्वल टू 1/-16। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका v यानी प्रतिबिंब की जो स्थिति आएगी वो 48/5 आएगा। जब इसे आप डिवाइड करेंगे 48 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा कितना, 9.6। कितना आएगा, 9.6। तो 9.6 जो होगा ना वही हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप कहेंगे कि सर कि 9.6 जो है तो इसमें भी है और इसमें भी है, यानी ऑप्शन नंबर 1 में भी है और 2 में भी है। दोस्तों प्रतिबिंब दर्पण से 9.6 सेंटीमीटर दूर पर बनेगा, क्योंकि वस्तु जो है वो ध्रुव तथा नाभि के बीच रखी गई है। वस्तु जो है वो नाभि तथा उसके ध्रुव के बीच रखी गई है, अतः प्रतिबिंब जो होगा वो आभासी तथा सीधा बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? आभासी तथा सीधा बनेगा। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना वही होगा करेक्ट आंसर। When ice melt, the potential energy of the molecule
जब बर्फ़ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो स्थितिज ऊर्जा जो है वो क्या होती है? बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी बढ़ती है यानी इंक्रीज होती है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही है और ये आपके लिए होमवर्क होगा, क्योंकि आपको मैंने इस टाइप का क्वेश्चन भी कई बार बता रखा है। तो ये क्वेश्चन को आपको 100% सॉल्व करना है और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको चाहे तो आप अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और दोस्तों इसको आप ज़रूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर एक भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको हम उसको फिर से सॉल्व करा देंगे। और क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।